आज हम करेंगे अकबर की राजपूत नीति। इसमें हम करेंगे कि अकबर ने राजपूत नीति क्यों अपनाई थी, क्या इसकी विशेषता थी और क्या इसके परिणाम रहे थे। तो सबसे पहले राजपूत नीति अपनाने के कारण क्या थे। इसका पहला हेडिंग बन जाएगा राजनीतिक कारण। इसमें हम लिखेंगे अकबर बहुत दूरदर्शी शासक था। वह भारत में एक विस्तृत और संगठित साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। वह जानता था कि एक स्थायी साम्राज्य राजपूतों के सहयोग से स्थापित हो सकता है। उसने भारतीय इतिहास का गहनता से अध्ययन किया था और ये जान लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे, तुगलक जैसे शासक जो थे, बलबन जैसे शासक लंबे समय तक राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे, अपने साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख पाए थे, क्योंकि उन्होंने राजपूतों का विरोध का सामना करना पड़ा था। तो अकबर भारत में स्थायी साम्राज्य की स्थापना के लिए राजपूतों से मित्रता उसने करनी आवश्यक समझी थी। दूसरा हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत कारण में हम ये लिख सकते हैं कि जो मुसलमान जो थे, अकबर ये जानता था कि मुसलमान जो हैं वो क्या है, तकरीबन उसके सगे संबंधी हैं, उन्होंने उसको धोखा ही दिया है। जबकि जो राजपूत हैं, विशेषकर हिंदू या राजपूत हैं, उन्होंने अकबर की तरफ जिसने भी हाथ बढ़ाया था तो वे हिंदू जो राजपूत थे वो छल करना पाप समझते थे। वह अपने मालिक के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहा करते थे, हमेशा तैयार रहते थे, है ना। वो अपने नमक का, जिस तरह कहते हैं ना, नमक का कर चुकाना जानते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि राजपूत जो है अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार बने रहते थे। तो इसके कारण भी अकबर ने राजपूतों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई थी। तीसरा कारण हम बता सकते हैं कि सेना का विस्तार करना चाहता था। तो अकबर अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक शक्तिशाली सेना चाहता था। इतनी बड़ी सेना मुसलमानों की तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि अभी उसने राज्य स्थापित किया है। तो वह ये सेना की जो आपूर्ति थी या सेना की जो आवश्यकता थी वो राजपूतों से ही पूरी कर सकता था। इसलिए उसने राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई थी। एक कारण हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर की भौगोलिक स्थिति। जो राजपूताना था, जहाँ पर राजपूत रहते थे, वो इसकी राजधानी जो दिल्ली और आगरा जो इसकी राजधानियाँ थी, इनसे ज़्यादा दूर राजपूताना के प्रदेश यानी कि जहाँ पर राजपूत रहते थे वो दिल्ली और आगरा से दूर नहीं थे। अगर ये राजपूतों से शत्रुता रखता तो हमेशा इसने राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, ताकि राजधानी में किसी प्रकार की अशांति न हो, शांति बनी रहे। एक हम इसका पारिवारिक कारण भी कह सकते हैं कि अकबर की जो माँ थी वो हमीदा बानो बेगम भी एक शिया मुसलमान थी। जो इसका उस्ताद था अब्दुल लतीफ़, वो भी शिया मुसलमान था। जो इसका संरक्षक था बैरम खां, वो भी शिया मुसलमान था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि खुद बैरम खां ने तो इसको सुलह कुल यानी शांति का पाठ पढ़ाया था। तो इनसे प्रभावित होकर भी अकबर ने क्या है, राजपूतों के प्रति सहनशीलता की नीति को अपनाया था। दूसरा प्रश्न हमारे से बन जाता है कि राजपूत नीति की विशेषता क्या थी, यानी कि राजपूत नीति अपनाई तो क्या काम किए थे इसने। तो पहला हम कह सकते हैं कि राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना। अकबर ने राजपूतों का हृदय जीतने के लिए सबसे पहले उनसे विवाह संबंध स्थापित किए। 1562 ईस्वी में उसने आमेर के शासक बहारमल की पुत्री जोधा से विवाह किया था। उसने अपने पुत्र सलीम का विवाह भी एक राजपूत राजकुमारी से किया था। ठीक है, जिसके कारण राजपूत क्या हो गए थे, न केवल उनके संबंधी बन गए थे बल्कि उनके मित्र भी बन गए थे, और भविष्य में उन्होंने अकबर के पूरा सहयोग दिया था और साम्राज्य को सुरक्षित करने में भी मदद की थी। दूसरा इसमें हेडिंग डल सकता है राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना। तो अकबर ने हिंदुओं को, विशेषकर राजपूतों को, अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए थे। उसके दरबार में भगवान दास, मान सिंह, बहारमल, तोडरमल, बीरबल, ठीक है, राजा मान सिंह, ये जो थे वो उच्च पदों पर थे। इनके उच्च पद प्रदान करने के कारण भी राजपूत अकबर के निकट आ गए थे और हमेशा उसके विकास के लिए, उसके साम्राज्य विस्तार के लिए सहयोग करने के लिए तत्पर रहते थे। अगला हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने क्या किया था, जब राजपूत नीति अपनाई थी तो ये इसका एक हेडिंग बन सकता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने हिंदुओं को, विशेषकर राजपूतों को जो है ना, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। इससे पहले हिंदू जो थे तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो कर देना पड़ता था। तो 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था। 64 में उसने जजिया कर को हटा दिया था। ठीक है, अब ये आ जाता है कि जजिया क्या था। जजिया एक धार्मिक कर था
जो मुस्लिम शासक गैर मुसलमानों से विशेषकर हिंदुओं से प्राप्त करते थे। जजिया कर को किसने हटाया था और कब हटाया था? तो अकबर ने। और कब हटा दिया? 1564 ईस्वी में हिंदुओं पर लगने वाले धार्मिक कर को हटा दिया था। इससे भी हिंदू खुश हो गए थे। इसके अलावा उसने मंदिरों के निर्माण के लिए, उनकी मरम्मत के लिए धन की व्यवस्था भी की थी। और कभी भी उसने अपने जो युद्ध लड़े हैं राजपूतों के विरुद्ध, उन युद्धों को जिहाद या धर्म युद्ध भी घोषित नहीं किया था। इससे भी क्या हुए थे? राजपूत उसके नज़दीक आ गए थे। एक और हम कह सकते हैं इसमें कि राजपूत राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करना। अकबर ने क्या किया था कि जो राजपूत राज्य हैं भले उनको जीत लिया था, लेकिन उनके वापस उनको सौंप दिया था और उनके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया था। उनको ये भी स्वतंत्रता दे दी कि वे अपनी इच्छा अनुसार कर लगा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो है शासन चला सकते हैं। तो इससे राजपूत राज्यों का हृदय जो है ना वो अकबर के प्रति सहनशील हो गया था और वे उसके प्रति दयावान और उसके वफादार बन गए थे। ठीक। अगला हम कह सकते हैं कि राजपूत नीति के क्या परिणाम रहे थे। तो पहला परिणाम क्या हो जाएगा? पहला परिणाम हम इसी में से निकाल लेंगे कि राजपूत मुगल साम्राज्य के संरक्षक बन गए। जो राजपूत हमेशा मुसलमानों के शत्रु रहा करते थे, वो इनके प्रति सहनशीलता की नीति अपनाने के कारण वे इसके संरक्षक बन गए थे। और भविष्य में वे राजपूत मुगलों के शासन को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो गए थे और उन्होंने युद्धों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। दूसरा, मुगल सेना में वृद्धि हो गई थी। मुगलों ने जो राजपूत थे उन्होंने मुगल सेना में भर्ती हो गए थे, भविष्य में होने वाले युद्धों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तीसरा, हम कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का विस्तार हो गया था। तो बहुत से राजाओं ने तो इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की, तो साम्राज्य विस्तार तो अपने आप ही होना था। हम कह सकते हैं कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला था, क्योंकि पहले हमेशा हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहा करते थे। जब राजपूतों को उस पद प्रदान किए तो राजपूत उनके निकट आ गए थे, जो शत्रुता थी वो समाप्त हो गई थी और हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित हो गई थी। एक और टॉपिक हो सकता है इसके अंदर, प्रशासनिक सुधार हुए थे। अकबर की राजपूत नीति के कारण क्या है, उसके साम्राज्य में प्रशासनिक सुधार भी हुए। उसने राजपूतों को उच्च पद प्रदान किए और उनकी योग्यता का फायदा उठाया। उसने टोडरमल की सहायता से अपने राजकोष में वृद्धि कर ली। बीरबल की सहायता से, जो एक अच्छा सलाहकार था, तो प्रशासनिक कार्य सुधार हुए थे, तो उनकी सहायता से उसने क्या है अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। अगला प्रश्न हम इसके अंदर से कह सकते हैं कि हरम क्या था। हरम क्या था? तो मुगल साम्राज्य में जहाँ पर शाही परिवार की महिलाएं रहती थी उसको हरम कहा जाता था। हरम में कितने प्रकार की बेगम होती थी? तो हरम में 3 प्रकार की बेगम होती थी। एक कौन सी है? अगहा, दूसरी है अगाचा और तीसरी है बेगम। कर सकते हैं दरबार में अभिवादन के कौन कौन से ढंग थे। तो मुगल दरबार में अभिवादन के लिए 3 तरीके अपनाए जाया करते थे। पहला था सिजदा। सिजदा में क्या करते थे कि ज़मीन पर दंडवत लेट के न मुगल बादशाह का सम्मान किया जाता था। शाहजहाँ के टाइम में 2 हुए थे, एक 4 तस्लीम और दूसरा जमी बोस। 4 तस्लीम में क्या होता था कि 4 बार ज़मीन को चूम के ऊपर उठना पड़ता था, और जमी बोस में ज़मीन को चूमा जाया करता था। तो अभिवादन के 3 ढंग थे, एक सिजदा, दूसरा 4 तस्लीम और तीसरा जमी बोस। अगला प्रश्न इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जरोखा दर्शन क्या था। जरोखा दर्शन क्या था कि मुगल बादशाह अपने आप को देवीय स्वरूप दिखाने का प्रयास करते थे। जरोखा दर्शन अकबर ने शुरू की थी। इसके अनुसार जो बादशाह होता था वो सुबह एक पूर्व की ओर मुँह करके न बैठ जाता था, एक झांकी सी होती थी उसके अंदर, पूर्व की तरफ मुँह करके बैठ जाता था, और जो आने जाने वाली जो उसकी जनता होती थी सुबह उसके दर्शन करते थे। इसमें यह माना जाया करता था कि वो लोग ऐसा मानते थे कि अगर वो उसका दर्शन करके जाते हैं तो अच्छा काम, मतलब अच्छा दिन उनका शुभ रहेगा। वास्तव में वे उस समय बादशाह की सलामत और दीर्घायु के लिए ऐसा प्रयास करते थे। तो जरोखा दर्शन अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो है आम जनता काम पर जाने से पहले क्या करती थी, बादशाह के दर्शन। एक हम करेंगे कि मतलब जो मुसलमानों का था या मुगलों का प्रमुख जो दिन था वो कौन सा हुआ करता था, नौरोज। नौरोज क्या था? ईरानी नव वर्ष था, जिसको बड़े धूमधाम से मनाया करते थे। एक दीवाने आम और दीवाने खास मुगल दरबार में यानी मुगलों के महल में 2 प्रमुख स्थान होते थे। दीवाने आम वो जगह होती थी जहाँ पर आम दरबार लगता था, और मुगल जो बादशाह होते थे वो आम जनता की फरियाद सुनते थे। दीवाने खास वो जगह थी जहाँ पर बादशाह गुप्त बैठक करता था और गुप्त विषयों पर विचार विमर्श करता था। तो दीवाने आम और दीवाने खास कर सकें। एक पॉइंट इसमें हो सकता है कि शाही परिवार में कितने प्रकार की बेगम थी। तो सबसे पहले हम करेंगे कि हरम क्या था।
हरम जो है जहाँ पर शाही परिवार की महिलाएं रहती थी उसको हरम बोला जाता था। हरम फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि पवित्र स्थल। इसमें शाही परिवार की जैसे उनकी पत्नियां हैं, उनकी बेटियां हैं या उनके अपनी माँ है, वो रहा करती थी, उसको जो है क्या बोलते थे, हरम। हरम में 3 प्रकार की औरतें हुआ करती थी, एक बेगम, एक अगहा और एक अगाचा। बेगम तो जो शाही परिवार की उच्च पदों वाली महिलाएं होती थी वो बेगम कहलाती, जिसकी जो पटरानी एक तरह से हम कह सकते हैं। अगहा ये कुलीन परिवार की तो हैं लेकिन बेगम से इनका दर्जा थोड़ा सा कम है। अगाचा एक प्रकार से इनकी रखैल हैं या जो शाही परिवार से संबंध नहीं रखती हैं, तो वे है अगाचा। तो हरम में कितने प्रकार की औरतें होती थी? 3। एक बेगम है, दूसरी अगहा है और तीसरी अगाचा है। तो इनका जो है ना पद के अनुसार ही क्या सम्मान होता था और उनको उसी के अनुसार उनको खर्चा मिलता था। ये पैसे मिलते थे इनको, तो जितना बड़ा पद होगा उसको उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए मिलेगा। अगला इसमें हम कह सकते हैं मुगल अभिजात वर्ग। मुगल अभिजात वर्ग मुगलों में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली संस्था थी। अभिजात वर्ग मुगलों की एक शक्तिशाली और प्रभावशाली संस्था थी। इन्होंने मुगल राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुगल अभिजात वर्ग का विकास जो है बाबर से लेकर औरंगजेब तक ज़्यादा हुआ था। अगर बाबर और अभिजात वर्ग कह देंगे तो हम बताएंगे कि बाबर मुगल अभिजात वर्ग का संस्थापक था। इस कार्य के लिए उसने जो है किससे प्रभावित हुआ था? जो इसके पूर्वज थे चंगेज खां था, उससे प्रभावित हुआ था। बाबर के अभिजात वर्ग में तकरीबन तुरानी ज़्यादा थे, क्योंकि तुरानी वे थे जो तुर्की भाषा बोला करते थे। तो बाबर के तो अभिजात वर्ग में तुरानी लोगों की संख्या ज़्यादा थी और कुछ ईरानी और कुछ मंगोल भी थे। अकबर के टाइम उसने हुमायूं ने टाइम ही नहीं मिला था, उसने अभिजात वर्ग का इतना निर्माण ही नहीं किया क्योंकि ज़्यादा टाइम वो रहा नहीं था। अकबर के टाइम अभिजात वर्ग में, इसका डिटेल वर्ग में 70% लोग जो थे वो विदेशी थे, उनमें तुरानी लोग ज़्यादा थे। तुरानी मैंने अभी ऊपर बताया है क्योंकि वो अपने आप को भैया अपने परिवार के तो ज़्यादा लेगा, है ना। तो मुगलों में जो है तकरीबन तुरानी अभिजात वर्ग यानी तुरानियों को उच्च पद ज़्यादा दिए जाया करते थे। दूसरा जो वर्ग था वो ईरानियों का था और अकबर के टाइम में एक अभिजात वर्ग और भी शामिल हुआ था, वो हुआ था हिंदुस्तानी, यानी वो हिंदुस्तानी जिन्होंने अकबर के दरबार में उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो हिंदी भाषा को बोलते थे। और तकरीबन राजपूत ज़्यादा हो जाएंगे इसमें हिंदुओं में। तो इस प्रकार से अकबर ने के टाइम में 3 अभिजात वर्ग में शामिल गए हैं, तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी। इनमें सबसे ज़्यादा थे तुरानी जो तुर्की भाषा बोल रहे हैं, दूसरे हैं ईरानी और तीसरे हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानियों में है कौन? राजपूत। इनमें राजपूतों में 21 हिंदुओं में से तकरीबन क्या थे? हिंदू थे वैसे तो हिंदुस्तानी में, लेकिन 17 राजपूत थे। इनमें बीरबल है या टोडरमल है या भारमल है, मानसिंह है, यह भी जात वर्ग में ही शामिल थे। फिर जहांगीर का बता दोगे। जहांगीर के टाइम में भी जात वर्ग में जो है ना तकरीबन ईरानियों को महत्व दिया जाने लगा था। रीज़न क्या था? क्योंकि इसकी जो पत्नी थी नूरजहां वो ईरान की थी और चलती ज़्यादा इसी की थी। तो नूरजहां के टाइम में, जहांगीर के टाइम में ईरानियों को अभिजात वर्ग में शामिल किया गया था। शाहजहां ने ईरानी और तुरानी दोनों को इस तकरीबन दिया था, है ना। इसके टाइम में आपने एक बताना चाहिए हिंदुओं को भी इतना ही महत्व दिया जाने लगा था, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदुओं को उच्च वर्ग में शामिल किया गया था वो अकबर के टाइम में किया गया था। शाहजहां के टाइम में एक मान्य हुआ अभिजात वर्ग में एक शामिल किया गया था एक लोग को था चंद्रभान ब्राह्मण, ये 1 नंबर का जाता है। इसने एक किताब लिखी थी 4 चमन। यह भी जात वर्ग का एक मुख्य हिंदू माना जाता है कि जिसके दरबार में बहुत अधिक चलती थी। औरंगजेब और अभिजात वर्ग में आपने क्या कहना है? अभिजात वर्ग का मतलब समझ में आ गए होगे, जो अमीर हुआ करते, जो उच्च पद पर हुआ करते, उनको अभिजात वर्ग बोलते थे। तो औरंगजेब के टाइम में अभिजात वर्ग में काफ़ी परिवर्तन आ गए। उसने जो है तकरीबन ईरानी, तुरानी, उज़्बेक और हिंदू राजपूतों की तो बिल्कुल ही, हिंदुस्तानियों की तो बिल्कुल ही क्या कर दी थी? समाप्त कर दी थी। इसमें उन्होंने जो कट्टर सुन्नी मुसलमान थे ना उनको ज़्यादा उच्च पद प्रदान करे थे। तो औरंगजेब के टाइम में जो था ना अभिजात वर्ग में राजपूतों की संख्या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी। इसके अलावा उसने जो है ना जो ये मराठे थे या दक्कनी अभिजात वर्ग के लोग भी थे उनको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था और उसने कट्टर सुन्नी मुसलमानों को अभिजात वर्ग या उस पदों पर आसीन किया था। तो इस प्रकार से जो अभिजात वर्ग का अगर प्रश्न आ जाए तो अभिजात वर्ग में आपने क्या कहना है कि अभिजात वर्ग का मतलब होता है एक संस्था थी या जो कि उच्च पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को बोला करते थे। कुलीन वर्ग को एक तरह से बोलते थे अभिजात वर्ग। और सबसे ज़्यादा हिंदुओं को महत्व दिया गया था किसने?